18 फरवरी 2026 इजराइल में कोई मोबाइल फ़ोन आसमान की ओर करता है। यह विमान कोई लड़ाकू विमान नहीं है, यह बम नहीं ले जाता, यह किसी पर गोली नहीं चलाता। जो यह करता है वह अलग है, इसीलिए वहां उसे देखना और चिंता बढ़ाता है, क्योंकि वह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकता है। वह सभी विमानों को जोड़ता है और सैकड़ों पायलटों का अलग अलग जगहों पर एक साथ समन्वय करता है, जैसे वे एक ही हों। वह एक बड़े पैमाने पर हवाई अभियान का दिमाग है और संयुक्त राज्य अमेरिका केवल तभी इस विमान को भेजता है जब वे कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं, न पहले न बाद में, बल्कि अभी। और वह सिर्फ एक विमान नहीं था, बल्कि दो थे जो साथ में उड़ते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर जा रहे थे। यह E3 सेंट्री है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर में ऐसे 31 विमान हैं। 2 को अभी यहाँ भेजा गया है और गतिविधियाँ अभी शुरू ही हुई थी। ऐसे तनाव को समझने के लिए सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ दबाव है या सच में तैयारी हो रही है? मैं तुम्हें वो संकेत दिखाऊंगा जो सबसे आसानी से देखे जा सकते हैं। और ध्यान देना, क्योंकि अमेरिका के एक महत्वपूर्ण समाचार माध्यम के अनुसार अमेरिकी सशस्त्र बल इस सप्ताहांत में ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। आप कई अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमानों की स्थिति देख सकते हैं जो सभी एक साथ हवा में हैं, जो यूरोप और मध्य पूर्व के लिए उपकरण ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर 25 विमान हैं, हर एक 70 टन से ज्यादा गोला बारूद, पुर्जे और युद्ध सामग्री ले जा रहा है। आप ऐसा डराने के लिए नहीं, बल्कि जब अपने पास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करना होता है तब करते हैं। इसी दौरान रूस ने एक युद्धपोत ईरान भेजा है और ईरानी और चीनी जहाज़ों के साथ मिलकर समुद्र में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य भी बंद कर दिया है। 50 किलोमीटर से भी कम चौड़े इस जलमार्ग से दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का हर 5 में से 1 बैरल गुजरता है हर दिन। इन तस्वीरों को देखो। जहाज़ों की यह कतार जो रुकी हुई है, इस अभ्यास का सीधा परिणाम है। इनमें से हर एक जहाज में इतना तेल है कि वह पूरे शहर को चला सकता है। सभी रुके हुए हैं, ईरान के यह तय करने का इंतजार कर रहे हैं कि वह जलमार्ग को कब फिर से खोलेगा। इसे कुछ घंटों के लिए बंद करना अभ्यास नहीं, बल्कि संदेश है। हर कदम की अपनी व्याख्या है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ऐसी तस्वीर बनती है जो दुनिया ने 20 साल से ज्यादा से नहीं देखी थी। वास्तविकता समझने के लिए आपको दोनों ओर की तैयारियां जाननी होंगी, क्योंकि फिलहाल इंसान के बनाए 2 सबसे बड़े युद्धपोत ईरान को घेर रहे हैं। पहले का नाम USS अब्राहम लिंकन है। यह एक परमाणु विमानवाहक पोत है। यह जनवरी 2026 के अंत में अरब सागर पहुंचा और ईरान के तट से 700 किलोमीटर से कम दूरी पर तैनात है। इस पर लगभग 70 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-35C भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है और रडार के लिए लगभग अदृश्य है। लेकिन सिर्फ वही नहीं था। दूसरा विमानवाहक पोत का नाम USS जेराल्ड आर फोर्ड है और यह अलग है। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसकी लागत $17 अरब है। इसमें करीब 75 विमान हैं और इसे कुछ ही दिनों में कैरिबियन से मध्य पूर्व भेज दिया गया। इसका मतलब समझने के लिए हर एक ऐसा जहाज अपने आप में समुद्र पर तैरती हुई पूरी वायुसेना के बराबर होता है। एक साथ मिलकर वे जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर एक दिन में 300 से अधिक हमले कर सकते हैं। लेकिन रुको, क्योंकि अब तक तुमने वही हिस्सा देखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि ईरान देखे।
अब मैं तुम्हें वो हिस्सा दिखाऊंगा जिसे वे प्रचारित नहीं कर रहे हैं, और यही हिस्सा बताता है कि क्यों ये पूरी ताकत अब तक बनाई गई किसी भी चीज से अलग है। जॉर्डन के सैन्य अड्डों पर 24 F-15E लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए तैयार दर्ज किए गए हैं और 30 से अधिक F-35 लड़ाकू विमान आने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा F-22 रैप्टर्स जो दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अड्डों से भेजा गया है। सिर्फ एक हफ्ते में 50 लड़ाकू विमान महासागर पार कर इस क्षेत्र में आए। टैंकर विमान जो उड़ान के दौरान हवा में दूसरे विमानों में ईंधन भरते हैं, रिकॉर्ड संख्या में फिर से तैनात किए गए। और आप जानना चाहते हैं कि यह क्यों जरूरी है? क्योंकि टैंकर विमान ही तय करते हैं कि हवाई अभियान कितनी दूर और कितने समय चलेगा। इनके बिना विमानों को जल्दी लौटना पड़ता है। इनके साथ अभियान हफ्तों चल सकते हैं। इस पहेली का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अधिकतर लोगों से छुपा रह गया। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा, दूरस्थ और आम जनता के लिए लगभग अज्ञात ब्रिटिश द्वीप है। रणनीतिक रूप से यह दुनिया के सबसे अहम ठिकानों में से एक है। पिछले महीनों में डिएगो गार्सिया पहुंचने वाले मालवाहक विमानों की संख्या काफी बढ़ी है और वहां खड़े हुए वहां B-2 स्पिरिट बमवर्षक विमान मौजूद हैं। ऐसे विमान जो रडार से बिना पकड़े महासागरों को पार कर सकते हैं और जो एक खास बम ले जाते हैं जिसे ठीक इसी स्थिति के लिए विकसित किया गया है। इस बम का नाम GBU-57 है। इसका वजन 14 टन है और इसे केवल गहरे भूमिगत बंकर जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा वाले बंकर नष्ट करने के लिए बनाया गया था। और समुद्र की सतह के नीचे अमेरिकी पनडुब्बियां ईरानी क्षेत्र के पास तैनात हैं, जिनमें से हर एक दर्जनों क्रूज मिसाइलें लेकर तैयार हैं दागने के लिए। इसीलिए जो तैयार हो रहा है वह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह सैन्य अभियान की संरचना है। हवाई रक्षा नष्ट करने वाले विमान, मिसाइलों पर हमला करने वाले विमान, भूमिगत परमाणु ठिकानों के बम वर्षक, पहले हमले के लिए पनडुब्बियां और हफ्तों तक समर्थन देने वाले जहाज, ये पूरी सैन्य अभियान की संरचना है। अमेरिका ने ऐसा आखिरी बार 2003 में किया था। इराक पर आक्रमण से पहले क्या आप जानते हैं उन्होंने हथियारों का यह पूरा जखीरा मध्य पूर्व क्यों भेजा? याद है पिछले साल जून में जब इजराइल ने ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला किया था। वो एक ऑपरेशन था जो 12 दिन तक चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका 21 जून को इस संघर्ष में B-2 सहित 125 से अधिक विमानों के साथ शामिल हुआ। ये विमान 14 टन के बम ले जा रहे थे जो गहरे बंकर नष्ट करने को बनाए गए थे। ट्रंप ने तब घोषणा की कि उन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जांच में हमले के बाद कुछ चौंकाने वाला मिला। कुछ बम फटे ही नहीं, वे जमीन के नीचे दबे रह गए। बिना विस्फोट के भूमिगत कक्ष बच गए। सेंट्रीफ्यूज उन जगहों पर भी चलते रहे जिन्हें नष्ट किया जाना चाहिए था। मध्य पूर्व में वर्षों में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अभियान भी पर्याप्त नहीं था। और ईरान ने ठीक ठीक समझ लिया कि इसका क्या मतलब था। अगर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया और असफल रहा तो इसका मतलब था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सार्वजनिक दावों से कहीं ज्यादा मजबूत था। ईरान पीछे नहीं हटा और उसने फिर से निर्माण किया। कुछ ही महीनों में बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम फिर से उभर रहा था। इजरायली सैन्य विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार ईरान कुछ ही हफ्तों में फिर से 1800 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर सकता है। संघर्ष से पहले जो स्तर था, ईरान फिर से उसी स्तर पर पहुंच गया। इसलिए 2025 का हमला समस्या का समाधान नहीं था। सबसे अच्छी स्थिति में उसने सिर्फ समय खरीदा। अब जिसने भी इस नई ताकत की योजना बनाई वह जानता है कि वही गलती नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए B-2 बम वर्षक फिर डिएगो गार्सिया लौटे हैं। इसी वजह से
बम फिर से वहां हैं और इसी वजह से पूरी ताकत अब और भी बड़ी है, ज्यादा व्यापक है और पिछले साल की तुलना में ज्यादा लंबी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन इस कहानी में अभी भी एक अहम कड़ी बाकी है, समय सीमा। 19 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु समझौते के लिए 10 से 15 दिन हैं। जब पूछा गया कि समय सीमा बिना समझौते खत्म हुई तो क्या होगा, उन्होंने कहा बुरी चीजें होंगी। जब उनसे दबाव डालकर पूछा गया कि वे बुरी चीजें क्या होंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने कहा अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, वह क्या होगा? मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, क्या आप मुझे बस इतना बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करता है, हम किसी तरह समझौता करेंगे। सैन्य हमले से उनका परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन हम एक समझौता कर लेंगे, वरना ये उनके लिए बुरा होगा। आपने 10 दिन कहे थे, क्या कोई तय समय समझौते के लिए दिया था? मुझे लगता है कि इतना समय काफी होगा, 10 ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। इस घोषणा में एक बात अनदेखी रह गई थी। उसी दौरान अमेरिकी कर्मचारी सुरक्षा कारणों से चुपचाप क्षेत्र के सैन्य अड्डों और वाणिज्य दूतावासों को छोड़ने लगे। सरकार जब अपने कर्मचारियों को किसी क्षेत्र से निकालती है तो ये बातचीत का संकेत नहीं होता। लेकिन इस समय सीमा के असली महत्व को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि क्या बातचीत हो रही थी और बातचीत इतनी मुश्किल स्थिति तक क्यों पहुंच गई थी। इस घोषणा से 2 दिन पहले अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले थे। यह 2 सप्ताह से भी कम समय में बातचीत का दूसरा दौर था। पहला 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। सिद्धांत रूप में वे परमाणु समझौते पर बात कर रहे थे, लेकिन असल में एक गहरी खाई पार करने की कोशिश थी। अमेरिकी पक्ष की स्थिति स्पष्ट है, ईरान को यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह से बंद करना होगा, न कि केवल कम करना, न ही सीमित करना, बल्कि पूरी तरह से रोकना। ईरान का रुख साफ है, यूरेनियम संवर्धन देश का अधिकार है, इस पर चर्चा नहीं होगी। अब तक यह एक कठिन लेकिन संभव बातचीत लगता है। 2 दूर खड़े पक्ष एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या यह है, भले ही ईरान यूरेनियम पर झुक जाए, जो कि वह नहीं कर रहा है, अब भी 2 मांगे हैं जिन्हें वह पूरी तरह खारिज कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना चाहता है। ईरान कहता है कि मिसाइलें देश की रक्षा का मामला हैं और उनका परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लेबनान, यमन और इराक में सशस्त्र समूहों का समर्थन न करे। ईरान का कहना है कि यह किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं है। 3 मांगे, 3 अस्वीकृतियां। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशाचियन ने खुद एक भीड़ के सामने कहा कि वह अपने देश के लिए लड़ते हैं और मरने से नहीं डरते। अगर वह इस रास्ते में मारे जाते हैं तो यह गर्व की बात है। यह राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जिनके पास कई बमों के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है और वे मरने को तैयार हैं। इसी बीच जेनेवा की बातचीत बिना ठोस समझौते खत्म हुई। और यहाँ एक तथ्य है जो कम लोग जानते हैं। जब प्रतिनिधि वहां बातचीत कर रहे थे, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक कंप्यूटर से बनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें यूएसएस जेराल्ड एम एयरफोर्ड को डूबता हुआ दिखाया गया था और एक संदेश था जिसमें कहा गया था कि वह हथियार जो उस जहाज को समुद्र की गहराई में भेज सकता है, वह खुद जहाज से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें घोषणा की गई कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने और प्रतिष्ठानों हमले की स्थिति में निशाना बनेंगी। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और सीरिया में 50 से 60 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अभी आप में से कई सोच रहे होंगे कि यह सब पहले से ही काफी गंभीर है, लेकिन मैंने आपको अब तक सबसे जरूरी बात नहीं बताई,
वही वजह है जिससे यह सब हो रहा है और यूरोपीय देश अपने नागरिकों को ईरान से तुरंत निकाल रहे हैं। यही वजह है कि एक अमेरिकी सरकारी सलाहकार ने कहा, सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। यहीं पर सब कुछ एक साथ आकर मिलता है। अब तक आपने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में सोचिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, महासागर पार करते हुए कार्गो विमान, डिएगो गार्सिया में बम वर्षक विमान, 10 से 15 दिन की समय सीमा, बिना समझौते की बातचीत, फिर से तैयार किए जा रहे मिसाइल, यह सब एक ऐसी सच्चाई के कारण है जिसे अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। विश्लेषकों और खुद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार इस समय ईरान के पास इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है कि वह कई परमाणु बम बना सकता है। भविष्य में नहीं, अभी। अब भी जो बाकी है वह है अंतिम चरण, उस यूरेनियम को एक ऐसे हथियार में बदलना जो इस्तेमाल के लिए तैयार हो। लेकिन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है और बिना जवाब के बीतने वाला हर हफ्ता उस दूरी को कम कर सकता है। इसी वजह से विश्लेषक और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम किसी भी पिछले समय की तुलना में हमले के और करीब हैं। ईरान का बम लगभग तैयार है, अमेरिका ने ताकत तैनात की है, डेडलाइन खत्म हो रही है और वक्त, खैर, वो तेजी से बीत रहा है। आपकी राय में क्या ईरान डेडलाइन खत्म होने से पहले कोई समझौता स्वीकार करेगा या फिर हमें बहुत जल्द हमलों की खबरें सुनने को मिलेंगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे उनके साथ साझा करें जिन्हें यह जानना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह का और भी कंटेंट आने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं।